14 पर। तो कल अपन ने पढ़ा था, अपने सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा था, तो उसमें अपन ने आज जो चलेगी अपनी तीसरी क्लास चलेगी। पिछले वाली क्लास में अपन ने बात की थी काली बंगा, पीली बंगा और रंग महल को लेकर। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उसे देखा है, ताकि अपने अगला वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके आज वाली क्लास। तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। आज भी अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर करो, शेयर कर दो, दबा के लाइक और शेयर ठोका करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नया से नया अपने कंटेंट लाने की इच्छा हो। चले तो शुरू करते हैं अपने आज का प्रोग्राम। तो आज की जो अपने है वो अपने क्लास है सभ्यता। सभ्यता का टॉपिक चल रहा था। अपने क्लास जो चलेगी आज तीसरी क्लास चल रही है, ठीक है। और आज इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कल अपने काली बंगा पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे आहड़, ठीक है, बैराट और गणेश्वर। ये सभ्यताएं पढ़ते हैं और बाकी हमेशा के लिए आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा एकदम, कहीं से भी फुल क्लास एकदम, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं। तो अब देखते हैं अपने जो सभ्यता है ये पढ़ेंगे आहड़। कौन सी है? आहड़। आहड़ की बात करते हो आप तो ये ध्यान रखना, आपको पता है भाई अपने ताम्रयुगीन सभ्यता है। भाई मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कौन सी अपने कांस्ययुगीन है, कौन सी ताम्रयुगीन और अपने कौन सी लौहयुगीन सभ्यता आ जाती है। आहड़ की मैं बात करता हूं तो देखो, मैंने कल बताया था, वीडियो स्टार्ट करी थी तब उस टाइम कि कोई भी सभ्यता अपने किसी ना किसी नदी किनारे होती है। और आहड़ की मैंने बताई थी कि अपने ये जो अपने है ये अपने बेड़च नदी किनारे है। बेड़च या फिर अपने आयड़ बोल सकते हैं। बेड़च इसी का नाम अपने आयड़ है। और एक नदी और पड़ती है जिसे बनास नदी, ये बनास नदी किनारे भी स्थित है। अरे सभ्यता कोई एक इतना सा कोई छोटी सी चीज नहीं है कि अपने बिंदी फंस और अपने सभ्यता होगी। सभ्यता एक अपने व्यापक स्तर पर है भाई, अपने एक भूखंड क्षेत्र है। तो इसमें क्या दो नदियां नहीं आ सकती क्या? भाई दो नदियां नहीं आ सकती क्या? इसे बेड़च बोल देंगे और इसे बनास बोल देंगे। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। तो बनास नदी भी यहाँ पर सही है और बेड़च भी सही हो जाती है, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना, समझेगा बात को। चलो आगे। तो देखो अब बनास नदी किनारे इससे सभ्यता है, इसके उपनाम काफी बार पूछे जाते हैं। तो उपनाम की अगर आप बात करें तो काय ने उपनाम अपने, तो देखो एक है इसे आघाटपुर, आघाटपुर, या अपने बोलते हैं आघाट दुर्ग, आघाट दुर्ग। और भी अगर आप बात करें तो धूलकोट, काय नाम है को धूलकोट। और भी अगर अपन बात करते हैं तो इसे बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहते हैं, जो कि अपने इस नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो अपने बनास, अपने बात करा आहड़ की, तो आहड़ जो सभ्यता है उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है, यानी मेवाड़ क्षेत्र। तो उदयपुर में अपनी ये सभ्यता है और इसे आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट भी इसे कहा जाता है और साथ ही इसे कहा जाता है ताम्रवती। तो काय नाम हो? ताम्रवती, धूलकोट, आघाट दुर्ग, आघाटपुर। मौज कर दी कौन करी बताओ? तो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा आपने लाइक करें। तो और भी अगर हम बात करते हैं तो खोज की बात करते हैं। भाई अपने सबसे ज्यादा पूछता है अपने खोज किस द्वारा की गई थी, ये तो पूछता है। तो देखो अपने 1953 में, कब? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा अपनी इसकी खोज की गई थी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इसका जो उत्खनन का जो कार्य चला था, उत्खनन, तो उत्खनन वर्ष 1956 से लेकर 1961 तक इसका अपने बात कर सकते हैं उत्खनन, यानी इसकी खुदाई का कार्य हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि अपने रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। लेकिन एक बात कहता हूं मैं आपसे वापस एक बार पुनः, इसका जो उत्खनन का जो कार्य किया गया था 1965 में, वापस एक बार अपने खुदाई का कार्य हुआ था, वो अपने एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में हुआ था। एच.डी. सांखलिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था पटवार 2011 में कि अपने आहड़ का जो अपने उत्खनन हुआ था वो किसके निर्देशन में होता? तो भाई साहब वहां पर उत्तर अपने एच.डी.
सांकलियता, ये ध्यान रखना। और अभी तक के 30 साल तक के जो अपने पिछले 30 साल में अपने पूछे गए, चाहे रेट पटवार ऐसा है किसी में भी अपने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक से, तो सारे के सारे एक साथ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से आप अपनी जो टॉपिक पढ़ रहे हो साथ ही अपना क्वेश्चन को भी देखकर अपनी मजबूती कर सकते हो, भाई अपने कौन सा टॉपिक कितना क्या क्लियर है, कितने क्या पानी में है, तो वो चीज अपने अंदाजा लगा सकते हैं, जांच सकते हैं अपना लेवल। तो मैं सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एचडी सांकलिया इसका उत्तर हो जाता है। और मैंने उस टाइम बताया था कि ये ताम्र युगीन है, तो तांबे की चीजें, क्या तांबे की चीजें यहीं से ही प्राप्त होने वाली है। और यहां से अपने एक चीज प्राप्त हुई थी, अपने तांबा गलाने की भट्टी, क्या प्राप्त हुई थी, तांबे गलाने की भट्टी। और भट्टी प्राप्त होती है, इसका मतलब यहाँ पर ये दिमाग लगाया गया कि यहाँ के जो लोग हैं, आहड़ के जो लोग हैं, वो अपने तांबा गलाने की भट्टी यानी तांबे गलाने का कार्य करते थे। समझे क्या बात को? समझ में आई को नहीं बात है? समझ में आ रही? ऑनलाइन वालों आपकी भी आ रही नहीं आ रही? तो देखो तांबा गलाने की जो भट्टी प्राप्त हुई थी वो अपने यही आहट से ही प्राप्त हुई थी। इसका मतलब ये कि इनके पास रोजगार जो था तांबा गलाने का था। वो तांबा गलाकर वो करेंगे क्या? तो भाई साहब वो औजार बनाएंगे। तो तांबे के औजार जो प्राप्त होते हैं वो भी यहीं पर प्राप्त होते हैं। जैसे उनके पास कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई थी, बहुत सी क्या हुई थी, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। और तांबे के भाई साहब सिक्के भी प्राप्त हुए थे, तांबे के सिक्के। और तांबा का सिक्का की अगर आप बात करा तो यूनानी मुद्रा थी, कौन सी, यूनानी लेख लिखा हुआ था इन पर। तो यूनानी मुद्रा जो कि तांबे की थी वो आहड़ से ही प्राप्त होती है। बताओ समझा कौन समझा है? आई या नहीं समझ में? तो इसके बारे में अपन देखते हैं आहड़ के बारे में, तो इतना ही कुछ हो जाता है। और जो चीज मैं आपको बताता हूं, तो तांबे से संबंधित कुछ भी चीज आओ आपको क्या कहना है, आहड़ उत्तर करके आना है। अब तांबे से जैसे भट्टी गलाने का कारखाना हो गया, औजार हो गए, कुल्हाड़ियां हो गई, तांबे के सिक्के हो गए, साथ ही यहाँ के लोग जो अपने करते थे वो रंगाई छपाई का कार्य, अपने कार्य भी करते थे, रंगाई छपाई। अब आप देखोगे कि गुरुजी आपने देख के कि रंगाई छपाई को काम भी कराया, अरे मैं नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर अपने छपाई के ठप्पे मिले थे। क्या मिले थे? छपाई के ठप्पे मिले थे। मैं कोई ऐसे गप्पे नहीं मारा, पढ़ा है ना, तो पढ़ के बताता हूँ आपको भी। तो देखो रंगाई और छपाई के जो ठप्पे मिले थे उसी के आधार पर पता लगाया था कि अपने आहड़ के लोग जो थे, आहड़ के जो लोग थे वो रंगाई छपाई का कार्य भी करते थे। और एक चीज बताता हूँ, यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे, आभूषण पहनते थे। और आभूषण अपने जो पहनते थे तो वो मिट्टी और कांच के बने होते थे, मिट्टी और कांच के बने होते थे। क्योंकि यहाँ पर जो मिला था वो मिला था अपने मनका। क्या मिला था? मनका। मनका जानते हो क्या आपके? मनका जानते हो? अपने कांच का मोटे मोटे से आते हैं। अभी तो अपने तो बहुत कम मिलते हैं, वैसे मेलों में तो काफी मिल जाते हैं। और प्राचीन काल में अपने पुराने अपने दादी होती है ना, दादी, वो कभी कभार अपने गले में डालती है तो मोटे हो जाते हैं ना, वो अपने कांच के होते हैं, मनके। तो मनके के जो आभूषण होते थे ये अपने कांच या फिर मिट्टी के होते थे, मिट्टी के होते थे। और इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे। और यहाँ पर जो कब्र पाई गई थी, कब्रें पाई गई थी, उसमें पाया गया था कि उन्हें अपने आभूषण सहित ही, आभूषण सहित ही दफनाया जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पूछ ले आपसे यदि कि कौन सी सभ्यता है जिसमें अपने आभूषण समेत ही शव को दफनाया जाता है, तो आहड़ वाले बहुत अमीर हुआ करते थे भाई साहब, है, तो वो अपने आभूषण समेत ही दफना देते थे। अब देखो ये तो अपने कांच और मिट्टी के थे इसलिए आभूषण समेत दफना देते थे। आज यदि कोई मरता है और सोने के कंगन या कुछ भी अपने डालता है तो क्या आभूषण समेत ही दफना देगा? नहीं, उसको काट पीट के कड़ी निकालेंगे, कान में निकाल के फिर अपने डालेंगे। तो ये ध्यान रखना, पहले वाले लोग जो अपने आभूषण समेत ही अपने एक आहड़ में ही दफनाए थे। समझेगी बात? नहीं? चलो आगे, आएगी बात समझ में? अब जो चलते हैं अपने, तो एक चीज यहाँ पर क्लियर करना, फसल की बात करते हैं तो भैया खाते पीते भी तो होंगे या ऐसे ही नदी किनारे बस रह के समट गए? नहीं, ये खाते पीते थे और बढ़िया फसल भी करते थे। तो इस चीज के बारे में जो मिलता है, ये चावल से परिचित थे भाई साहब, चावल से परिचित थे। ये अपने पटवार में आया था भाई साहब, पटवार जो 2011 का पेपर लगा था, पटवार 2011 का पेपर लगा था, उसमें पूछा था कि चावल से परिचित है आहड़ वाले,
तो उसमें हाँ उत्तर था। लेकिन अभी 2017 में एक पेपर लगा था सेकंड ग्रेड का, तो सेकंड ग्रेड में ऐसा पूछा गया था कि चावल से परिचित नहीं थे, ये भी क्लियर कर लेना। तो आपको ये करना है, अपन को बहसबाजी नहीं करनी, ना ही इस टॉपिक पे पीएचडी करनी है। इतना ध्यान रखना कि चावल का तथ्य आ जाए तो चावल के तथ्य में अपने को आहड़ करके आना है। बताओ समझा अपन? समझ गए? किसी भी हालत में अपने को चावल दे दिया जाए, चावल दे दिया जाए तो आहड़ उत्तर करके आना है और नंबर ही नंबर पाना है। समझे की बात है? तो ये हो जाती है अपने आहड़ के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर भी अपने और कोई क्वेश्चन बनने वाला है। भाई अपने मुद्रा का पूछता है तो यूनानी मुद्रा आ जाती है कि नहीं? तो अपने ताम्रविहीन है, ताम्रवती से बोला जाता है, ये चीजें अपने आती है, मोटी मोटी चीजें। अब जो चलते हैं अपने नेक्स्ट सभ्यता के बारे में। अब चलेंगे अपने बैराट। बैराट बोलते हैं या विराट नगर इस सभ्यता को बोलते हैं, क्योंकि अपने प्राचीन काल में विराट अपने जगह पड़ती थी, विराट नगर, और वहीं पर अपने एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसे क्या बोला जाता है? बैराट बोला जाता है। और बैराट की बात करते हैं तो ये अपने जयपुर जिले में है। कहां पर है? जयपुर जिले में। जी हाँ बिल्कुल, हम अपन जो है ये क्लास जो चल रही है यहीं पर ही चल रही है, जयपुर में ही चल रही है अपने ये क्लास। तो बैराट जो है अपने जयपुर में है। और किस नदी किनारे? भाई साहब बाण गंगा। किस नदी किनारे? बाण गंगा नदी किनारे। तो मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर दबा के ठोके है। तो बाण गंगा किनारे अपने क्या है? बैराट वाली सभ्यता हो जाती है। और एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको एकदम बिल्कुल। एक तो पहले तो अपने 1936 जो चीज बताता हूं, 1937 में इसकी जो खोज की गई थी वो अपने दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब जहां से क्वेश्चन पुटअप होना स्टार्ट होता है वहां से दिमाग लगाना भाई साहब, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर पीएचडी करनी हो तो वो बात अलग है, बाकी हमको पेपर ही पास करना हो वो चीज अलग होती है। तो कभी आपसे पूछे मौर्यकालीन सभ्यता तो बैराट उत्तर आएगा। ऐसे ही पूछ ले बौद्ध धर्म से संबंधित तो भी उत्तर बैराट ही आएगा। और पूछ ले महाभारत कालीन तब भी उत्तर बैराट ही आएगा। अभी क्लियर करवाता हूं सारा, रुको जरा सब्र करो। तो देखो मौर्य कालीन आ जाए, बौद्ध कालीन आ जाए या महाभारत कालीन आ जाए, उत्तर का कराना बैराट उत्तर कराना। समझेगी बात है? चलो आगे देखो, मौर्य काल की अगर आप बात करते हो तो यहां से एक शिलालेख प्राप्त होता है। बार बार पूछा जाता है अशोक का शिलालेख। कौन सा? अशोक का शिलालेख। और जो ऐसे पर्टिकुलर जो प्राप्त होता है ये अपने बीजक की पहाड़ी से होता है। और बीजक की पहाड़ी कोई दूर नहीं है, बैराट में पड़ती है, जयपुर में पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने जो अशोक का शिलालेख है उसके बारे में पूछा जाता है। तो अशोक का शिलालेख भी आपको दे और उत्तर बैराट हो तो बैराट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, एकदम सही है। तो अशोक का शिलालेख जिसे भाब्रू का शिलालेख कहा गया है, किसका? भाब्रू का शिलालेख कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। तो भाब्रू का शिलालेख कहो, अशोक का शिलालेख कहो, ये अपने शंख लिपि, किस लिपि में? शंख लिपि या इसे खरोष्टी लिपि बोलते हैं। कौन सी? खरोष्टी लिपि। जो अभी आरआरबी का एग्जाम लगा था ना भाई साहब, उस आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था कि अपने अशोक का शिलालेख किस लिपि में, तो उत्तर वहां पर खरोष्टी लिपि था। तो शंख लिपि और खरोष्टी लिपि एक ही है। भाब्र का शिलालेख कहो या अशोक का शिलालेख कहो एक ही है, मौर्य कालीन है भैया। समझेंगे बात को? तो मौर्य कालीन से कुछ भी चीज आओ, मौर्य कालीन की यहाँ पर अपने मुद्रा भी प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? मुद्रा भी प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखना। और मुद्रा भी प्राप्त हो जाए अपने, तो ये अपने 8 सिक्के प्राप्त हुए थे। 8 सिक्के प्राप्त हुए थे जिन्हें पंचमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमार्क कहा जाता है। और ये अपने मिंडेर की मुद्रा है।
किसकी, मिंडेर की मुद्रा हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंचे, समझेगी बात में। तो मौर्यकालीन है, मुद्रा प्राप्त होती है, पंचमार्क कहा गया है और मिंडेर के समकालीन है। मजा आ रहा है। तो और बात करना पाए, ये अपने मौर्यकालीन खत्म। बौद्धकालीन की बात करते हो तो यहां पर अपने भारत की बात करते हैं। भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 8 मठ की स्थापना की गई थी। 8 मठ, और 8 मठ में से 2 मठ ऐसे हैं जो राजस्थान में है। कितने, 2 मठ राजस्थान में है। राजस्थान में बैराट से मिले भाई साहब, कितने, बैराट से मिले 2 मठ। इनकी जो खोज की गई थी वो चीनी यात्री था। कौन सा, चीनी यात्री था, चुंगचांग करने वाला ह्वेनसांग। समझेगा बात को, ह्वेनसांग अपने था चीनी यात्री जिसने अपने इन मठों की खोज की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट में थोड़ा सी शैली की तो 2 अपने मठ जो थे अपने चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा अपने यहां पर खोज की गई थी। समझिए बात को। और बौद्ध मठ का एक तो अपने ये बौद्ध मठ वाला है, थोड़ा ध्यान रखना। 2 अपने प्राप्त हुए थे, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा खोज की गई थी। साथ ही यहां पर अपने जो मिला था, यहां पर 8 कमरे वाला एक खंडर मिला था। ये पूछा गया था, 8 कमरे वाला एक खंडर मिला था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये हो जाती है महाभारत का कोई भी अपने पूछा जाता है या अपने बैराट की राजधानी पूछा जाता है तो मत्स्य करके आ जाना है, ठीक है। तो अपने मौर्य काल की बात करते हैं। बाबरू का शिलालेख, अशोक का शिलालेख जो कि अपने बीजक की पहाड़ियां बैराट से प्राप्त होता है। और एक चीज ध्यान रखना आपने, तो अभी पटवार में अपने 2016 में पेपर लगा था कि इसको जो शिलालेख है इसको कब और किसने पढ़ा था, कब और किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले इस शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने पढ़ा था। किसने, कैप्टन बर्ट ने पढ़ा था। और भैया कब पढ़ा था, तो उसे पढ़ना 1937 में आया था, क्योंकि उसकी लिपि थोड़ी खरोष्टी है। और भैया वो तो मेरे को तो आती है, मैं तो पढ़ सकता हूं। वो अपने जो लिपि होती है अपने व्हाट्सएप वाले आशिक भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कुछ लिपि होती है, ठीक है। तो समझ में आता है अपने कैसे क्या है। इश्क में जीत आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरे को आती है, मुझे बुलाई नहीं, वरना मैं पढ़ देता पहले, है। तो देखो कैप्टन बर्ट ने अपने 1937 में पढ़ा था ये लिपि, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले और यहाँ की जो भी चीजें प्राप्त होती है जैसे सिक्के और ये शिलालेख है वो कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं। कहां पर है, कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने हो जाता है बैराट के बारे में। बताओ कहां कुछ क्या कुछ समझ में नहीं आया आपके, आता है समझ में। और बाणगंगा नदी किनारे है, ये स्थिति ध्यान रखना है। ये अपने मुद्राएं जो थी ये अपने कपड़े में लिपटी हुई थी, कपड़े में लिपटी हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये वहां पर अपने बैराट वाले कपड़े का यूज करते थे। पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में कहां पर, राजस्थान में सबसे पहले कपड़े का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो भैया कपड़े का उल्लेख अपने बैराट की पहाड़ी में जो अपनी सभ्यता है सबसे पहला कपड़े का उल्लेख कहां पर मिलता है, बैराट में। और सेकंड जो मिलता है अपने बालाथल में मिलता है। कहां पर, बालाथल में मिलता है जो कि अपने उदयपुर में है। समझेंगे बात को। चलो आगे तो चलते हैं अब। तो समझ में आ रहा है, तो समझ में आया तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास को फैलाएं ताकि सभी को अपने लाभ प्राप्त हो सके। तो देखते हैं हम, ये है बालाथल, ठीक है, ये है बागोर, ये अपने भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा है वहां पर अपने ये सभ्यता हो जाती है। बालाथल जो है अपने उदयपुर में है। कहां पर, उदयपुर में हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने ताम्र युगीन है, ये भी अपने ताम्र युगीन है, ध्यान रखना, ताम्र युगीन सभ्यता है। और ये किसके लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, तो भैया बालाथल, जहां पर सेकंड स्थान, जहां पर कपड़े के अवशेष मिले थे। अभी तो मैंने बताया
अभी तो जस्ट बताया ही है। और 1993 कभी 1993 में इसकी खोज की गई थी, किस द्वारा? वी एन मिस्र द्वारा। किस द्वारा? वी एन मिस्र द्वारा इसकी खोज की गई थी। बागोर की बात करते हैं कोठारी नदी किनारे। किस नदी किनारे? कोठारी नदी किनारे। कोठारी नदी किनारे अपने भीलवाड़ा में की गई थी। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो भारत में कहां पर? भारत में सबसे पहले जो पशुपालन जो होते थे, पशुपालन जो होता था उसका साक्ष्य, तो सबसे पहले भारत में पशुपालन साक्ष्य जो हुए थे यहीं से प्राप्त होते थे। हाँ, कभी पूछ लेंगे अपने प्राचीन काल में मानव जो पालता था पशु, चाहे गाय भैंस जैसे भी पालता था, उसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो भैया यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले बागोर सभ्यता में है। और बागोर की बात करें, ये तो सभ्यता है, सभ्यता का उत्खनन अपने भीलवाड़ा में है। एक कभी कभार पूछता है बागोर हवेली, बागोर हवेली, तो आओ कभी हवेली लेके अपनी सहेली। तो बागोर की बात करा तो वो हवेली है, वो अपने उदयपुर में है। कहां पर? उदयपुर में है। मेवाड़ महाराणा सांगा की विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पर 32 मीटर, ये ध्यान रखना। तो बागोर सभ्यता अपने कोठारी नदी किनारे भारत में सबसे पहला पशुपालन साक्ष्य मिला था। साथ ही इसकी खोज की बात करते हैं तो अपने वी एन मिस्र द्वारा ही, वी एन मिस्र द्वारा इसकी खोज हुई थी। वो ही अपने ध्यान रखना, वी एन मिस्र ने इसकी खोज की थी और इसकी भी खोज की थी। साथ में एक चीज और बताता हूं, तो इसे एल एस लेस्नी द्वारा इसी के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। यानी बागोर और अपने एल एस लसन, बासड़ा लसन, ये ध्यान रखना। तो लसन द्वारा, जो कि अपने कहां का था ये लसन? जर्मनी का था भाई साहब। कहां का था ये लेस्नी? जर्मनी का था ये। तो जर्मनी वाले भैया ने अपने यहाँ पर ठेकेदार बन के आया ना, बना दी, मजदूर बना दी समझे की बात है। तो दवा खिलाई वो शेटो को। तो ये अपने बागोर का और बालाधर का भी खेल हो जाता है खत्म। अब चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल जो अपनी सभ्यता बचती है, बाकी इसी के साथ अपने विराम हो जाता है पूरी क्लास का। तो कैसी लग रही है? और अभी जो इसके क्वेश्चन आपको आज के आज अपने अपलोड किए जाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन भी अपने अपलोड बन गए, बाकी पीडीएफ तो अब जो अपनी बचती है गणेश्वर, कौन सी है? गणेश्वर। गणेश्वर की बात करते हैं जो गजानन जी महाराज है, जो गजानन जी महाराज। तो अपने गणेश्वर जो सभ्यता है ये अपने सीकर नीम का थाना, तो ये कहां पर है? सीकर जिले में पड़ता है। और की बात करा कांतली नदी किनारे। कौन सी नदी? कांतली नदी किनारे अपने ये पड़ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसकी खोज की बात करते हैं तो वर्ष 1972, कब? वर्ष 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। और उत्खनन की बात करते हैं तो इससे 6 साल बाद यानी 1978 में अपने रतन चंद्र अग्रवाल और अपने विजय कुमार शानू, तो ध्यान रखना 1978 में अपने रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा अपने इसकी उत्खनन भी किया गया था 1978 में। और इसकी बात करते हैं ये अपने ताम्रयुगीन जननी सभ्यता है, ताम्रयुगीन जननी सभ्यता है, ये ध्यान रखना। ताम्रयुगीन जननी पूछ ले तो गणेश्वर करके आना है, ये ध्यान रखना। और यहाँ के लोग बड़े पापी थे, यानी मांस खाते थे, तो मांसाहारी थे। और कैसे पता गुरुजी? तो एक बात सुनो, मांसाहारी अपने मछली पकड़ने का यहाँ पर है कांटा मिलता है, मछली पकड़ने का यहाँ पर क्या मिलता है? कांटा मिलता है। और दिमाग लगाओ टाबरू, मछली पकड़ो मतलब मछली कहां पर हो सकती है? या तो तलाइयों में या नदी में। और प्राचीन काल में नदियां थी और मछली कैसे बहती हुई नदियों से थोड़ी पकड़ेंगे, नहीं, उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम क्या करते थे ये अपने पक्का बांध बना रखे थे। क्या बनाते थे? बांध बनाते थे। तो एकमात्र राजस्थान की ऐसी सभ्यता जहां पर पक्का बांध भी बना हुआ है पत्थरों से, तो गणेश्वर उत्तरे करके आना है। बताओ समझा कौन है? तो ये हो जाती है अपने सभ्यताओं को लेकर। तो गणेश्वर अपने सीकर नीम का थाना, ताम्रयुगीन जननी है, ये ध्यान रखना। और मछली पकड़ने के कांटे जो प्राप्त हुए हैं वो अपने गणेश्वर से, साथ अपने पक्का बांध भी यहाँ पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो जाती है अपने आज की क्लास पूरी खत्म एकदम थ्योरी में। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और किसी भी भाई को, किसी भी तैयारी करने वाले को प्रॉब्लम हो नोट्स बनाने में तो कमेंट जरूर करें। मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो नोट्स है मेरे द्वारा खुद के लिखे गए
मैं सेंड कर दूंगा। बाकी अपने मिलते हैं नई उम्मीद नए दोस्त के साथ, तब तक के लिए 17 मात्रा जय हिंद जय भारत।